नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। पहली बार भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति। थाईलैंड और कंबोडिया में फिर हिंसा, 5 की मौत। सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट का नोटिस। वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने का आरोप। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर जोरदार बहस। राज्य मंत्री प्रतिमा बाकरी का भाई गांजा तस्कर। इंडिगो पर सरकार की कड़ी कार्रवाई। फ्लाइट्स में 5% कटौती का लिया फैसला। फिल्म वध 2 का पोस्टर रिलीज। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई आग। और चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जेलेंस्की का यहाँ पहला भारत दौरा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने 1992, 2002 और 2012 में अब तक सिर्फ 3 बार भारत का दौरा किया है। विक्टर यानुकोविच आखिरी यूक्रेनी राष्ट्रपति थे जो 2012 में भारत आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत, रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन जो है बनाए रखना। और देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं और अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जेलेंस्की का यहाँ पहला भारत दौरा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने 1992, 2002 और 2012 में अब तक सिर्फ 3 बार भारत का दौरा किया है। विक्टर यानुकोविच आखिरी यूक्रेनी राष्ट्रपति थे जो 2012 में भारत आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत, रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है। 2024 में भी भारत ने ऐसा ही किया था। पीएम मोदी पहले मॉस्को गए और पुतिन से मिले थे और कुछ ही हफ्तों बाद वे कीव जाकर जेलेंस्की से मिले थे। भारत और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच पिछले कई हफ्तों से बातचीत चल रही है। यह बातचीत पुतिन की यात्रा से पहले ही शुरू हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की का दौरा कब और कैसे होगा, यह कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे कि ट्रंप की नई शांति योजना किस दिशा में जाती है, युद्ध की स्थिति कैसी रहती है और यूक्रेन की राजनीति कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि इस समय वहां जेलेंस्की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से दबाव में है। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी, पुतिन और जेलेंस्की दोनों से लगातार बात करते रहते हैं। फोन कॉल हो या अंतर्राष्ट्रीय बैठकें, दोनों नेताओं के साथ उनका संपर्क बना रहा है। पीएम मोदी अगस्त 2024 में यूक्रेन दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्होंने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया था। बैठक में मोदी ने कहा था कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था। तब मैंने कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मेरिन्स्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई थी और बाद में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने मीडिया से कहा था कि भारत एक बड़ा देश है, उसका प्रभाव अधिक है। भारत पुतिन को रोक सकता है, भारत अपनी भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति पुतिन के मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन जंग का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि भारत हमेशा से यूक्रेन में शांति का समर्थन करता है और किसी भी शांति प्रयास में मदद करने को तैयार है। खास बात यह रही कि इस बार मोदी और पुतिन ने अपनी बातचीत में युद्ध या संघर्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और इस स्थिति को केवल संकट कहा। यह पहले के बयानों से थोड़ा अलग है, क्योंकि 2022 में मोदी ने साफ कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। जेलेंस्की का भारत दौरा और पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति आ सकते हैं भारत रूस यूक्रेन संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। और गोरखपुर आईटीआई भवन का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। सीएसआर के तहत 18 करोड़ में बना है भवन। गाड़ी जी, पूर्व अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, निदेशक पावर ग्रिड कार्मिक श्री डॉक्टर यतेंद्र द्विवेदी जी, स्वतंत्र निदेशक श्री शिव तपस्या पासवान जी, कार्यपालक निदेशक पावर ग्रिड श्री वाईके दीक्षित जी, कार्यपालक निदेशक सीएसआर श्री जसवीर सिंह जी, आमी नदी के आसपास जिनका व्यवसाय चलता है श्री रामपाल सिंह जी,
ऐसे हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे सभी नागरिक बंधुओं और उपस्थित बहनों और भाइयों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को इस उपहार के लिए मैं प्रदेश सरकार को की तरफ से हृदय से धन्यवाद करता हूं। खासतौर पर श्री वाईके दीक्षित जी को, जसवीर सिंह जी को, जिन्होंने CSR की इस निधि का इस औद्योगिक क्षेत्र में इस ITI के निर्माण के लिए उपयोग किया है। आपने लघु वीडियो फिल्म देखी होगी। और अब खबरों का रुख करेंगे, जहां दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था। इसके अलावा याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूरे केस का रिकॉर्ड TCR मांगा गया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। इस दौरान सोनिया गांधी और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना होगा। यह याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर की है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश PC एक्ट विशाल गोगने ने की। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सोनिया का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 1980 की वोटर लिस्ट में था, जबकि वे भारत की नागरिक अप्रैल 1983 में बनी। आपको बता दें, इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर को याचिका को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि कोर्ट चुनाव से जुड़े संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सका, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन होगा। भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी 13 अगस्त को दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में 2 बार तब शामिल हुआ जब वह भारतीय नागरिक नहीं थी। मालवीय ने X पर लिखा, यह पूरा मामला चुनावी कानून के स्पष्ट उल्लंघन का उदाहरण है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी भी ऐसे मतदाताओं को वैध करने के पक्ष में रहते हैं जो अयोग्य या अवैध और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करते हैं। पहली बार 1980 में नाम जोड़ा। वोटर लिस्ट में सोनिया का नाम पहली बार 1980 में जोड़ा गया। उस समय वे इटली की नागरिक थी। तब गांधी परिवार एक सफदरगंज रोड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकारी निवास पर रहता था। उस समय इस पते पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी के नाम थे। 1 जनवरी 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर्स लिस्ट में संशोधन हुआ, जिसमें सोनिया गांधी का नाम पोलिंग स्टेशन 145 में क्रम संख्या 388 पर जोड़ा गया। दूसरी बार 1983 में जोड़ा गया। आपको बता दें, 1982 में विरोध के बाद उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया था और 1983 में उनका नाम पोलिंग स्टेशन 140 में क्रम संख्या 236 पर फिर से जोड़ दिया गया। समस्या यह थी कि इस संशोधित सूची के लिए योग्यता की तारीख 1 जनवरी 1983 थी, जबकि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। यानी वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने के वक्त वे भारतीय नागरिक नहीं थी। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। इकरा हसन का भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जिन्ना के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय मुसलमान अपनी पसंद से भारतीय है, किसी संयोग से नहीं। इसी के साथ उन्होंने हम बुलबुले हैं, इसकी ये हिंदुस्तान हमारा जैसी लाइनें पढ़कर सदन में माहौल अलग कर दिया। हमारे राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही महत्वपूर्ण चर्चा में गर्व के साथ एक भारतीय होने के नाते मैं अपने विचार रखना चाहती हूं।
सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूंगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाए, ये फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रीय गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी, सुगंधित, चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रणवीर सिंह ने धुरंधर के साथ बड़े पर्दे पर जोरदार वापसी की है। उनकी पिछली फिल्म 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। लेकिन पद्मावत और सिम्बा के बाद रणवीर एक ब्लॉकबस्टर के लिए तरस गए थे। अब लगता है कि उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है, क्योंकि धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ 60 लाख रुपए के कलेक्शन के साथ शानदार ओपनिंग की। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानों में यात्रियों की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि आज 8वें दिन यह संकट जारी है। हालांकि एयरलाइन धीरे धीरे अपने शेड्यूल को स्थिर करने की कोशिश कर रही है। वहीं इंडिगो संकट को देखते हुए अब सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। वहीं इंडिगो संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि नियम कानून बनाने का मकसद सिस्टम को बेहतर करना होना चाहिए, न कि आम नागरिकों को परेशान करना। इंडिगो संकट को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे बड़े अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे जल्द ही देश के बड़े एयरपोर्ट पर जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। ये अधिकारी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम जैसे एयरपोर्ट्स का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि देश में पिछले एक हफ्ते से इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने से हवाई सफर पूरी तरह गड़बड़ा गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय एविएशन सेक्टर पर इंडिगो का दबदबा माना जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक देश में उड़ने वाले हर 10 यात्रियों में से 6 इंडिगो से सफर करते हैं। भारत में कुल लगभग 1200 घरेलू रूट है और इनमें से 950 से ज्यादा पर इंडिगो उड़ान भरता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 600 रूट, आपको बता दें कि यात्रियों को 750 करोड़ और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में जानकारी भी दी है। और अब बात करेंगे फिल्मी जगत की, जहां अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के बीच में अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक्टर संजय मिश्रा और एक्ट्रेस नीना गुप्ता एक बार फिर लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है। जी हां, 2022 में आई फिल्म वध अपने सीक्वल सीजन के लिए तैयार है। फिल्म को जसपाल सिंह संधू ने निर्देशित किया है। मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कभी कभी जो दिखता है वही पूरी सच्चाई नहीं होती है। वध 2 सिनेमाघरों में 6 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। दमदार लीड जोड़ी संजय मिश्रा और नीना गुप्ता दर्शाते इन आकर्षक पोस्टर्स ने दर्शकों को एक प्रभावशाली सिनेमाई अनुभव का एहसास पहले से ही करा दिया है। सामने आए पोस्ट में नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की झलक देखने को मिल रही है। दोनों की एक दिशा में देखते दिखाई दे रहे हैं। संजय पोस्टर में ब्लर नजर आ रहे हैं तो वहीं नीना की झलक एकदम साफ दिखाई दे रही है। नए पोस्टर्स 9 दिसंबर 2025 को ही रिलीज हुए। ये वही तारीख है जब 2022 में पहली बार वध रिलीज हुई थी। इस अनपेक्षित मेल ने फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए इसमें एक हल्का सा पुरानी यादों से जुड़ा पल जोड़ दिया है। वध 2 को 56वें IFFI 2025 में दिखाए जाने के बाद से ही खूब सराहना मिल रही है। प्रीमियर सेक्शन में इसकी स्क्रीनिंग हाउसफुल रही और दर्शकों ने तालियों से फिल्म की तारीफ की। फिल्म 6 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जिसको लेकर दर्शकों में एक्साइटमेंट नजर आ रही है। वध 2 का पोस्टर रिलीज हो चुका है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर किया है। और संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जोरदार बहस चली। सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम पर जोरदार बहस हुई, जिसमें पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत की तो विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर पलटवार किया। आज इसी मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा हुई। संसद के शीतकालीन सत्र में तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। दोनों ही सदनों में SIR, BLO की मौतों और इंडिगो संकट का मुद्दा उठ रहा है। कई बार बहसें हंगामों में तब्दील हो जा रही है। इसी बीच मंगलवार को राज्यसभा में भी बड़ी बहस होने जा रही है। सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम पर जोरदार बहस हुई। आज इसी मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। अमित शाह इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस दौरान राधा मोहन दास अग्रवाल, के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सतपाल शर्मा भी अपना पक्ष रखने वाले हैं। राज्यसभा में हंगामा जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अचानक ही तेज आवाज में दलितों का मुद्दा उठाया और बोले, दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, उन्हें बारात में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। मैं पूछता हूं कि दलितों से इतनी नफरत क्यों है। इस पर JP नड्डा फिर से खड़े हुए और बोले, यहाँ विरोध दलितों का नहीं है, बस इतना है कि आप विषय से अलग हटकर बोल रहे हैं। आपको समय वंदे मातरम के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप नेहरू जी के नाम को नीचा करना चाहते हैं, पर वो सबसे ऊंचे हैं और ऊंचे ही रहेंगे और आप नीचे हैं और नीचे ही रहेंगे। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तीखा हमला बोला। मान्यवर, जिस गीत को, जिस गान को
महात्मा गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा हुआ गीत कहा। बिपिन चंद्र पाल ने एक राष्ट्र धर्म है जिसमें राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य दोनों समाहित है, जिसकी अभिव्यक्ति वंदे मातरम करता है। वो वंदे मातरम का टुकड़ा करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वंदे मातरम ने हमारे आजादी के आंदोलन को गति देने का काम किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिखाजी कामा और वीर सावरकर ने जो भारत का त्रिवर्ण ध्वज निर्मित किया था, उस पर स्वर्णिम अक्षर में एक ही नाम था, वंदे मातरम। मान्यवर, बर्लिन के ओलंपिक्स में भी 1936 में गुलामी के कालखंड में भी जब हमारे हॉकी की हमारी टीम को उत्साह की जरूरत थी, प्रेरणा की जरूरत थी, कोच ने लाइन में खड़े कर भावपूर्ण तरीके से वंदे मातरम का गान किया और हम गोल्ड मेडल जीतकर आ गए। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की रचना हुई तब से हमारी तो पार्टी की रचना ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ये देश अपने मूल संस्कृति के आधार पर, मूल विचारों के आधार पर चलना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर नहीं चलना चाहिए। इसीलिए हमारी पार्टी की स्थापना थी। मान्यवर, इस संसद में वंदे मातरम के गान को बंद करा दिया है। अब फिर से खड़े हो जाएंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, मगर इस रिकॉर्ड है मान्यवर महोदय। 1992 में भाजपा सांसद श्री राम नाईक ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से वंदे मातरम को संसद में फिर से गाने की शुरुआत करने के लिए एक मुद्दा उठाया और उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत प्रमुखता के साथ लोकसभा के स्पीकर को कहा कि इस महान सदन के अंदर वंदे मातरम का गान होना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा ने इसको स्वीकारा है। और फिर लोकसभा ने सर्वानुमत से 1992 में वंदे मातरम के गान की शुरुआत की। मान्यवर, हम जब वंदे मातरम की गान की शुरुआत कर रहे थे, उस वक्त भी मैं नाम देना नहीं चाहता, वरना औचित्य के सवाल उठाएंगे, कुछ टेक्निकल मुद्दे उठाएंगे, मगर इंडी अलायंस के ढेर सारे लोगों ने, मेरे पास नाम की सूची है, इनको आपत्ति नहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूं, ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को सतना की रामपुर बघेलान पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अनिल और उसके साथी पंकज सिंह से 46 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो वह गुस्से में आ गई और भड़क गई। अपने सगे भाई की गांजा तस्करी में हुई गिरफ्तारी के सवाल पर वह भड़क गई। दरअसल खजुराहो स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर से बाहर निकलने के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने उनसे भाई के गांजा तस्करी की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा तो वह अपना आपा खो बैठी और मीडिया पर ही बरस पड़ी। गांजा तस्करी का जिक्र आते ही उन्होंने तल्ख लहजे में पत्रकारों को कहा कि जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग, जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग, जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग, जबरदस्ती की बात क्यों करते हो। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। थाईलैंड ने सोमवार सुबह F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में एक कैसीनो पर एयर स्ट्राइक की। थाई सेना का आरोप है कि यह कैसीनो असल में कंबोडियाई सैनिकों का बेस बन चुका था, जहां भारी हथियारों और ड्रोन रखे जा रहे थे। इसके अलावा कंबोडिया अपनी सेना को नई जगहों पर तैनात कर रहा था, इसी वजह से उसे हवाई हमला करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सेनाओं की गोलीबारी में अब तक 4 कंबोडियाई नागरिक और एक थाई सैनिक मारा गया है।
दोनों देशों के बीच मई में 5 दिन तक लड़ाई चली थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद अक्टूबर में दोनों देशों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौता किया था। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से प्री विहियर और ता मुएन थॉम जैसे प्राचीन शिव मंदिरों को लेकर सीमा विवाद है। ये मंदिर दोनों देशों की सीमा के बिल्कुल पास स्थित है और आसपास की जमीन पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड के आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि उसने कोई हमला नहीं किया और वह सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है, लेकिन थाई सेना कई दिनों से उकसाने वाली हरकतें कर रही है। इस लड़ाई की वजह से बॉर्डर के पास रहने वाले थाईलैंड के बहुत से लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। थाई सरकार का कहना है कि उसने लगभग 70% नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। इस बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बढ़ती लड़ाई पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह झड़पें उस मेहनत को बर्बाद कर सकती है जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच संबंध थोड़े स्थिर हुए थे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद 118 साल पुराना है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।